నాందేడ్లో బీఆర్ఎస్ బహిరంగ సభ సక్సెస్ పై కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. चंद्रपुर में है, हमारे पास सिंगरेनी है, 4000 में मिलता है हमारे टन, 3800 या 4000 में टन मिलता है। जबकि हमसे कहा जाता है, केंद्र सरकार कहता है 30,000 में टन खरीदो, 26,000 में टन खरीदो। क्यों भाई, ये कोई पॉलिसी है? इसलिए हम कम कह रहे हैं, कोयला जितना डिपॉजिट्स हिंदुस्तान में है, 1 किलो कोयला भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोल इंपोर्ट करना ही देश के साथ गद्दारी है, देश के जनता के साथ ये बिल्कुल गलत काम है। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं कोल? क्या मजबूरी है? 2-3 रेल पटरी नहीं बना सकते हो? 300 मिलियन टन कोयला उत्पत्ति हो जाएगा वहां पे, कागज में आप देख लीजिए। ये कोल इंडिया का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, एक भी मेरे कहानी नहीं है। These are all the records submitted to the parliament by government of India. All the records. ये सच के आधार पर मैं कह रहा हूं। 1 किलो भी कोयला इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि जबरदस्ती इंपोर्ट किया जा रहा है और राज्यों के सरकार के ऊपर, राज्यों के जो कारखाने हैं करंट के, उनके ऊपर ठोका जा रहा है। ये क्या नीति है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक परिवर्तन आने का बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। तो इन बातों पे भी सोचना चाहिए। ये कोल रिजर्व्स का भी मैंने दे दिया आपको, स्ट्रेस्ड एसेट्स का भी जिन्होंने पार्लियामेंट को दिया है, ये भी मैंने दे दिया है आपको। मेरा विनती है आप लोगों से कि जनता तक आप ले जाए। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा चीज, हमारे देश में 50% महिलाएं हैं। खाली नाराबाजी होता है, कहा जाता है, कहानियां सुनाया जाता है, लेकिन सही तौर पर जो जेंडर बायस्ड अप्रोच है उससे हम उबरते नहीं है। दुनिया में, पूरी दुनिया को अगर परख के देखा जाए, जिन जिन देशों में, जिन जिन समाजों में, हर सेक्टर में, देश के हर सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, वो समाज बहुत आगे बढ़ा, बहुत ही अच्छा तरक्की किया। लेकिन हमारे देश में करते नहीं है हम लोग, कहते हैं बहाने के लिए, कुछ कुछ मात्रा में करके ही हम उसमें बड़ा लोगों को बहला फुसलाते हैं। ये गलत रवैया है। भारत को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, भारत का वुमेन पॉलिसी में सख्त बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, किसी भी कीमत पर। इसीलिए मैं जब केंद्रीय मंत्री था, उस समय के नेताओं से मेरा आर्गुमेंट भी था, मैंने बताया भी था, मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन सफलता नहीं पाया। लेकिन बीआरएस के पॉलिसी तौर पर मैं अनाउंस करता हूं, सारे देश को बताना चाहता हूं, बीआरएस का सरकार अगर आ जाए देश में, तो बिल्कुल हर चीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाएगा। सबसे बड़ा, उन लोगों को शासक बना देंगे। वो बहुत आसान तरीका है, लोग अब कहानियां सुनाते हैं, ऐसा नहीं। हमने एक सुझाव दिया था उस समय। अभी जो मैं, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई एम मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बीआरएस। हमारा पॉलिसी है सीधा कि हिंदुस्तान के हर असेंबली में और हर काउंसिल में, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है एमएलसीज का, असेंबली में, काउंसिल में और साथ ही साथ पार्लियामेंट में, सीधे ही बीआरएस सरकार बनने के बाद 1 ही साल के अंदर 33% सीटें बढ़ाएंगे। इमीडिएटली बढ़ा के वो सारे 33% सीटें महिला के रिजर्व किया जाएगा। हम वायदा करते हैं हमारे बहनों के साथ, हमारे माओं के साथ, भारत देश के, कि 1 साल के अंदर ही, ये मेरा वादा है, 6 महीने के अंदर डिलिमिटेशन प्रक्रिया खत्म होगा और 6 महीने के अंदर चुनाव भी करा देते हैं। बिल्कुल 1/3% विल बी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बढ़ा दिया जाएगा। एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स सर्विस will be invited into all walks of the life of the country as much as possible. इससे भी काफी मतलब बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ा चीज यह है, आज तक हमारे देश में एक रूटीन तमाशा, रूटीन कहानियां सुनाए जाते हैं। हमने आपको दिया है पॉलिसी के तौर पर, कुछ बात कह रहा हूं मैं,
रीइन्वेंटिंग इंडिया में कई चीज है, उसका दया करके आप लिखिए। कुछ चीजें हैं जो हमारे जनरेशन अगर अच्छा ताकतवर भारत बने, खाली बातों में नहीं। जैसा कि हम सुनते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कौन सा बेटी पढ़ा कौन सा बेटी बचा कैसा बचा पूरे इंडिया में किसी को मालूम नहीं है। नारा तो खूब लगा था, लेकिन हाथरस में बेटी का साथ क्या हुआ, अन्य जगहों पे क्या हुआ, हर दिन हमारे उत्तर भारत में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, हम जानते हैं। शर्म से हमारा सर झुक भी जाता है कभी कभी। तो ऐसे नारा नहीं, सही सही होना चाहिए, सही तौर पर होना चाहिए, कट्टरपंथी तरीके से होना चाहिए। इन सब के लिए चाहिए होता है स्ट्रांग विल, पॉलिटिकल विल, राजनैतिक इच्छा शक्ति। अगर राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव होता है। ये होते हुए हमने देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर देश को तरक्की करना है, देश की आर्थिक नीति को बदलना है, डेफिनेटली बदलना चाहिए। अनटिल अनलेस वी लिवरेज द इंडियन इकोनॉमी, अब इसी में घूमते रहेंगे, इसी में चेते करते रहेंगे, इसी में टैक्स लेते रहेंगे, छोटे छोटे लोगों से खींचते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों को माफ करते रहेंगे, ये गोल गपला ये नहीं चलेगा। इससे हकीकत में, जैसा कि मुझे क्रिटिसाइज करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। कहा गया कि मेक इन इंडिया, इट हैज बिकम जोक इन इंडिया। क्या हुआ है, क्या आया है, क्यों नहीं आया है? मेक इन इंडिया जो नारा आया उसका एनवायरनमेंट बना यहाँ पे। देश के विचारधारा में, राजनीति के विचारधारा में, गवर्नमेंट को चलाने में, संविधान को इंप्लीमेंट करने में पूर्ण रूप का परिवर्तन चाहता है बीआरएस। वो आए बिना ये देश बिल्कुल विकास नहीं करेगा। ऐसे ही झूठे वायदे जो 75 साल हम पे गुजरा है, हालात यहाँ पे आ गया। 75 साल इतने लंबे लंबे भाषण, इतने वायदे, इतने मैनिफेस्टोस, इतने चुनाव, ये सब प्रक्रिया देखने के बाद आखिरकार दिखता क्या है सामने? महाराष्ट्र जैसा एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग राज्य में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या क्यों होता है? ये नजारा क्यों दिखता है? ये क्यों रहना चाहिए ऐसी स्थिति? यही भारत है, यही इसी भारत का सपना था। हमारे आजादी के जो सिपह सलार थे, हमारे लिए अपने जान कुर्बान दिए थे। शहीद भगत सिंह का यही आशा था आजादी के लिए। वो क्यों फांसी का फंदा गले लगाए थे? इसी चीजों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए एलआईसी के लिए क्यों भेज रहे हैं भाई? दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेहतर कंपनी बीमा कंपनी है, क्यों एलआईसी में दखल अंदाज कर रहे हैं? एक तरफ से अदानी के इन्वेस्ट करो, 87,000 करोड़ इन्वेस्टेड इन अदानी। झूठा उनको प्रेशर डाल के आज स्टेटमेंट दिलवाया जा, नहीं नहीं हमारा कोई घाटा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, देश को गुमराह करने के लिए। क्या बात है? वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ, तो पार्लियामेंट में डिमांड कर रहे हैं विपक्षी दल, क्यों नहीं मान रहे? सरकार को मानना चाहिए। चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, बिल्कुल इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक हफ्ते भर में 10 लाख करोड़ का उनका एक बाष्पीकरण जैसा बात हो गया है। 10 लाख करोड़ छोटी बात नहीं होती है, जिसमें हमारे इंडियन बैंकिंग व्यवस्था पूरा इन्वॉल्व है, एलआईसी इन्वॉल्व है, और जनता का पैसा है, जनता का इन्वेस्टमेंट है। सोचता सारा देश आक्रोशित है इस बात से। तो इसलिए बाज़ाब्ता चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, या आपको दोषी ठहराना पड़ेगा? देश आपको दोषी मानेगा, मान के ही चलेगा? बिल्कुल आप ही को दोष देंगे, देश देना ही पड़ेगा मजबूरन। फिर क्या करें, किसको दोष दे? अब सभी जानते हैं मिस्टर अदानी आपके मित्र है, आपके बदौलती वो इतने बड़े हैं। कोई मामूली बिजनेसमैन 2 साल के अंदर दुनिया का 2 नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 बिलियनियर इन फोर्ब्स लिस्ट। ये पॉसिबल है, संभव है? किसी मामूली बिजनेसमैन को संभव हो जाएगा? बिल्कुल सब जानते हैं, बात को आप नहीं छुपा सकते। बेटर यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मान जाइए,
सभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ही रहेंगे उसमें, आपका क्या जाना है उसमें? क्यों? और एलआईसी को हम साफ सीधा कह रहे हैं, एलआईसी के कर्मचारियों को, एलआईसी के एजेंट्स को 25 करोड़ जो जनता एलआईसी में खाता अपने खुले हुए हैं, उनको हम आश्वासन दे रहे हैं, चाहे मोदी सरकार उसको प्राइवेट कर दिए, लेकिन एलआईसी को हम फिर राष्ट्रीयकरण करेंगे 100%। विल कीप इट इन पब्लिक सेक्टर। इसीलिए एलआईसी के जितने भी मतलब एजेंट है, कर्मचारी है, सभी बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। इस प्रकार का परिवर्तन आएगा, हिंदुस्तान में जरूर आएगा। अभी प्रयास शुरू हुआ है। तो इसी प्रकार का मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ज्ञान हर किसी के पास हो ये कोई जरूरी नहीं है। आदमी पैदा होते ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इतना तो हमारे को होना चाहिए, ज्ञान जहां मिले वहां से प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास अगर नहीं हो, उपलब्धि नहीं हो, जिस देश में है अच्छे अच्छे उदाहरण है वहां से लेना, इंप्लीमेंट करना होना चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है हमारे देश में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब तक ऐसा प्रयास नहीं किया है। तो इस गति से आज जिस प्रकार से देश चल रहा है, हमारा एक तरफ से डाउन ग्रेड में हम जा रहे हैं। इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनता, दुनिया का पॉपुलस कंट्री हम बन गए ऑलरेडी। सर जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर ना वायदा किया, ना टीका किया, ना टिप्पणी किया, कार्रवाई भी नहीं करे। सुनिए अधिकारियों सुनिए ना, उसका शहादत हमने नहीं किया, नहीं। हमारे को उसका कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था। आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है, आप जैसे लोग आके बोलते हैं। विरोध तो सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना, 2022 में आपने आंदोलन सवाल पूछे तो सुने ना भाई। आप यूं इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई कि हम, हाँ आप कहे तो रहेंगे, ले तो नहीं रहेंगे क्या? 14 से ऐसा नहीं है सवाल, बिल्कुल बात सीधी है। हर किसी का इज्जत होना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, किसी का तोड़ ताड़ की बात नहीं होना चाहिए। हर किसी का सेम तरीके से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमारी पार्टी का तरीका है। अभी भी सर। आपके साथ में मुसलमान के कोई लोग मौजूद नहीं दिख रहे और कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं महाराष्ट्र आता। महाराष्ट्र के साथ भी आपका कोई नेता नहीं बड़ा है। अजीब आदमी है आप। सर आप है ना भाई, मेरे साथ में बात बहुत हो गया। सर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था हाल ही में, यस प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था, जी जी जी, बजट यूनियन बजट जो अनाउंस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें तेलंगाना को कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिले हैं। बिल्कुल नहीं मिले। बीआरएस पार्टी ने ये क्लेम किया है, आपका क्या स्टैंड है? क्या है ही नहीं है तो स्टैंड ही क्या है? आप क्या इसमें स्टैंड ही क्या है? विरोध में हम बोलेंगे बस खत्म है। यही तो तू मैं चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सर मेरा एक मेरा सवाल है। मैं सर सिद्धार्थ न्यूज 18 लोकमत से हूं। सर मेरा सवाल ये है कि जितना छोटा प्रदेश हो तो उसकी डेवलपमेंट आसानी से हो सकती है। जैसे तेलंगाना छोटा सा राज्य बना और उसकी डेवलपमेंट तुरंत हुई। तो हमारे देश में कई बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र का भी मुद्दा चल रहा है, अलग से विदर्भ की मांग हो रही है, यूपी इतना बड़ा है। तो आपके मुद्दे जो दिख रहे हैं हमें, तो वो छोटे राज्य में सीमित हो सकते हैं, लेकिन बड़े राज्य का डेवलपमेंट कैसा होगा जैसा आपने तेलंगाना में किया। तो आप इस समर्थन में आ सकते हैं कि जो बड़े राज्य है उनका बंटवारा हो, छोटे राज्य बने, जैसे महाराष्ट्र में भी उधर अलग से बने, तो डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। क्या आप बिल्कुल इसके बारे में मैं साफ कहना चाहूंगा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 लाख वाला सिक्किम भी एक राज्य है हमारे देश में, गोवा भी एक राज्य है, 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश भी राज्य है, और 12.5 करोड़ वाला महाराष्ट्र भी राज्य है। टीवी बुलेटिन अपडेट।